रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया सेहत ओपीडी पोर्टल। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजनाथ सिंह ने दी सौगात। कोरोना से जंग को लेकर दी जानकारी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे सिद्धार्थनगर। इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल कमांड सेंटर का किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक की। $10 लाख एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन देगी अमेरिकी कंपनी करीब 1 मिलियन डोज की करेगी आपूर्ति। और व्हाइट फंगस की वजह से मरीज की आंत में हो गया छेद। दिल्ली में आया दुनिया का पहला मामला। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर और मैं हूं आपके साथ लोकेश चकवानी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंट्स एंड टेली कंसल्टेशन ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया। इस दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि कोविड-19 की यह लहर अभूतपूर्व और पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है, लेकिन रक्षा मंत्रालय ने दूसरी लहर में अपनी सेवाएं दी है। उन्होंने बताया कि डीआरडीओ ने दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी और देश के कई अन्य हिस्सों में कोविड अस्पताल और ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किए हैं, जिससे कोरोना से जंग में काफी मदद मिली है। पर उसी अनुपात में ही कोविड के इस दूसरे दौर में भी रक्षा मंत्रालय ने बढ़ चढ़कर अपनी सेवाएं प्रदान की हैं और इस ओर आप सबके सम्मिलित प्रयास बहुत ही सराहनीय है। मैं आप सबको इसके लिए बधाई देता हूं। और जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है, डीआरडीओ ने दिल्ली, लखनऊ, गांधीनगर, वाराणसी समेत देश में कई जगहों पर कोविड हॉस्पिटल्स और ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स का निर्माण किया है। बड़े कम समय में तेजी से स्थापित किए गए ये हॉस्पिटल्स स्पेशलाइज्ड मेडिकल असिस्टेंस को बखूबी पूरा करते हैं। इसी प्रकार डीआरडीओ ने डॉक्टर रेड्डीज लैब हैदराबाद की मदद से एक महत्वपूर्ण दवा, जिसकी चर्चा आप लोगों ने सुनी ही है, 2DG डेवलप किया है, जिसके अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। मुझे तो कई राज्यों से यह सूचना प्राप्त होती है कि साहब हमको 2DG यह मेडिसिन चाहिए, लेकिन मुझे खुशी है आज यह बतलाते हुए कि आज वह 10,000 उसके सैसे आज मार्केट में भी आ रहे हैं। इसी प्रकार हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने भी कोविड अस्पतालों में ट्रेंड मेडिकल और सपोर्ट मैन पावर प्रदान किया है। यही नहीं, यहां जरूरत पड़ी हमारी सेनाओं ने तकनीकी और लॉजिस्टिक सपोर्ट के क्षेत्रों में भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार सुबह 10:30 बजे सिद्धार्थनगर पुलिस लाइन पहुंचे। यहां कलेक्ट्रेट स्थित इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल कमांड सेंटर का निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक की। आपको बता दें, कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सामाजिक दूरी का पालन करते हुए कार्यक्रम हुए। ऐसे में मंच पर सिर्फ सीएम की कुर्सी लगी और वहीं स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह, विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह और श्याम धनी भी मौजूद उनके साथ में रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला अस्पताल में वैक्सीन सेंटर का निरीक्षण किया, साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों से पूछताछ की। उसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में निरीक्षण के लिए सीएम रवाना हो गए। गाजीपुर बॉर्डर पर 6 महीने से तीनों नए कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेकर आंदोलनरत किसानों में बुधवार को फिर से वही जोश, जज्बा और जुनून नजर आया जो आंदोलन की शुरुआत में देखने को मिला था। गाजीपुर बॉर्डर पर अब एक बार फिर से बड़ी संख्या में किसान नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि 6 महीने पहले केंद्र सरकार के 3 नए कानूनों के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन ने पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आंदोलन की शुरुआत की थी। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के नेतृत्व में किसान धरना देकर बैठ गए थे। दिल्ली में कोरोना के मामलों में गिरावट और लॉकडाउन हटाने की संभावना के बीच प्रवासी एक बार फिर से दिल्ली लौट रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना के मामले कम होने के बाद प्रवासी मजदूर दिल्ली वापस आ रहे हैं।
एनआई के मुताबिक एक व्यक्ति ने बताया कि मैं सीतामढ़ी से आ रहा हूं, कोरोना की वजह से चला गया था। दिल्ली में कोरोना कम हो गया है, इसलिए वापस आए हैं। परिवहन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली सरकार द्वारा पड़ोसी राज्य, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के परिवहन अधिकारियों के साथ समय पर समन्वय ने लगभग 8 लाख प्रवासी श्रमिकों को बिना किसी कठिनाई के अपने गंतव्य तक पहुंचाने में मदद की। सुरेंद्र जी, कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं सीतामढ़ी से आ रहा हूँ सर। अच्छा, किस लिए चले गए थे आप दिल्ली से? कोरोना चक्कर में चले गए सर। अच्छा, हाँ जी। तो अब किस लिए वापस आए हैं दिल्ली? आए हैं सर, कमाने के लिए आए हैं सर। तो कोरोना तो दिल्ली में अभी, क्या आपको लगता है कि दिल्ली में तो कोरोना कम हो रहा है? दिल्ली में कोरोना कम हो गया लग रहा है अब, अच्छा, इसीलिए आए होंगे। तो कैसे पता आपको दिल्ली में कोरोना कम हो रहा है? और आदमी लोग बता रहे हैं ऐसे मेरे को, इसीलिए आए हैं क्या बता रहे हैं? कि कोरोना कम हो गया है कहाँ पर? दिल्ली में। तो इसलिए आए हैं। हाँ जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उस्मान। मोहम्मद जी, कहाँ से आ रहे हैं आप? हम बिहार से आ रहे हैं भैया। अच्छा, ये बताइए कि दिल्ली से आप किस लिए चले गए थे? तो कुछ कोरोना बढ़ रहा था इसीलिए वजह से चले गए अपने घर पे। अच्छा, फिर कोरोना कम ऐसे हुआ तो फिर अपना मजदूरी के लिए यहाँ आ रहे हैं। तो आपको लगता है दिल्ली में थोड़ा कम हो रहा है? हाँ, कम हो रहा है। कैसे आपको पता है कि दिल्ली में कम हो रहा है? समाचार में सब न्यूज ऐसे मिलता है तो उससे पता चला है कि क्या दिखा रहे हैं समाचार में? ये कम हो रहा है अब, बिल्कुल अब अपना मजदूर कहीं पे भी जाके काम कर सकते हैं, अपना ऐसे कर सकते हैं। कोरोना वायरस टीके की बर्बादी को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र सरकार को जवाब दिया है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि केंद्र सरकार ने एक नया पोर्टल बनाया है और वे सीधे टीकाकरण केंद्रों से डेटा एकत्र कर रहे हैं, न कि राज्य सरकार से। और उन्होंने कहा कि कुछ टीकाकरण केंद्रों से डेटा उपलब्ध कराने में देरी हो रही है, जिसे केंद्र वैक्सीन वेस्टेज कह रहा है। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए नए आंकड़ों के मुताबिक टीकों की बर्बादी वाले राज्यों की सूची में झारखंड, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु टॉप पर है। हास्यास्पद भी है, दुखद भी है और अफसोस होती है ऐसे ही जारी किए गए बयानों से कि राज्य और केंद्र के बीच में अच्छे संबंध बन के काम कैसे होगा। माननीय केंद्रीय मंत्री जी के साथ जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी उस दिन भी इस बात को हम लोगों ने रखा था कि आपके जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वैक्सीन वेस्टेज के संबंध में, ये राज्य के आंकड़ों से एकदम मेल नहीं खा रहे हैं। आप इनका पुनरीक्षण करा लीजिए और उसके बाद ही मीडिया में जारी होने चाहिए। तो उस दिन तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा था कि नहीं, हम मीडिया में ये जारी नहीं करते हैं, लेकिन आज पता नहीं कैसे सुनने में आ रहा है कि उनने जारी करके झारखंड और छत्तीसगढ़ का नाम लिया है। दुर्भाग्य से अगर केंद्र सरकार के किसी कार्य प्रणाली में कोई आलोचना हो रही है या कोई सवाल पूछे जा रहे हैं तो अब वो पलटवार करके राजनीतिक समझिए कि उसका जवाब देना चाह रहे हैं कि अच्छा आप हमारे को ऐसा कर रहे हो तो देखो कांग्रेस के राज्यों में क्या हो रहा है। तो ये हर चीज को राजनीति से जोड़ के, और हमको आपने ऐसा हमसे सवाल किया तो ये नहीं कि आप उसका जवाब दें कि वहां पर ऐसा हो रहा है। तो जो आंकड़े हैं ये मैं आपके सामने ही रख दे रहा हूं कि अभी तक जो वैक्सीन्स आई हैं और जिन वैक्सीन्स का उपयोग हुआ है, कितनी वैक्सीन्स बची हैं और कितनी वैक्सीन्स लग चुकी हैं, तो आप ये देखेंगे कि कोवैक्सीन का ये आंकड़ा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सप्लाई का ये आंकड़ा है कि हमारी वेस्टेज 0.92 है और स्टेट गवर्नमेंट ने जो खरीदी है इसमें बल्कि हमारा जैसे केरल का रिपोर्ट आ रहा है कि उपयोग हमने वैक्सीन की मात्रा से ज्यादा। पंजाब में कोविड वैक्सीन की बेहद कमी है, केंद्र की ओर से टीका नहीं दिया जा रहा है। पंजाब के सेहत मंत्री बलवीर सिंह सिद्धू ने ये तमाम बातें कही हैं और उसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। एक तो ब्लैक फंगस जी हुण नवी शुरू हुई है, ਉਹਨੂੰ भी जी कि बड़ी खतरनाक है, जिहदे रिजल्ट बड़े माड़े ने कि पिछले परसों उत्थे साढ़े 122 बंदे डायगनोज होए सी जिन्होंने ब्लैक फंगस से 15-16 मौतां होईयां ने। मैनू ਇਹ पूरा मान विश्वास है इस गल का कि जो ਇਹੋ ਜਿਹੇ मिशन अगे आउणगे ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। कुछ लोग
ਅੱਜ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਜੇ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ 2000 4000 5000 ਦਾ ਉਹ 25 30 50,000 ਦਾ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਂਗਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਟੀਨਾ ਉੱਥੇ MP ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਬਕਾਇਦਾ ਲੈਬ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਸਟੇਟਰ ਵਗੈਰਾ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਤੇ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਪਲੱਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਹੋ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕੇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਅਭਿਆਨ ਨੈਕਸਟ ਸੈਕੰਡ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕਵਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਪਿਕਚਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਊ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਬਲੈਕ ਫੰਕਸ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਰਾਹਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ इदू भी ਵੱਧ ਵੱਡੇ लड़नी है ताकि ये बीमारी दोबारा पैदा ना हो। पंजाब में बहुत अच्छा हमारे काम चल रहा है। हमारे पास तो वैक्सीन है ही नहीं। जितनी वैक्सीन हमारी डिमांड है उतनी सप्लाई हमको मिल नहीं रही, जिहड़ी कि बहुत ही इस वे चिंता का विषय है। असी तकरीबन रोज़ हैंड टू माउथ हो जाते हैं तो सानू जिन्नी को मिलती है उहदे नाल असीं 12-1 बजे तक सारे पंजाब दे विच लाउंदे, उस तो बाद फिर खत्म हो जाती है। लोगों को लग चुकी सर वैक्सीन हुण तक? मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट कोई 46-47 लाख लोगों को कोई नहीं है पंजाब में बिल्कुल भी वेस्टेज। देखो 1-2% तो हो जाती है, 10% तो खुद कहते हैं, लेकिन असी इदां दी वेस्टेज बिल्कुल नहीं होने देंगे कि कोई एक्सपायरी डेट हो गया होर हो गया, बिल्कुल नहीं हैगी। हाँ कोई तो कोई इंजैक्शन का कोई ब्रेकेज आ गई हो रही, वो वक्री गल है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज के वैज्ञानिक डॉक्टर जुबली को एंटी कोविड वैक्सीन बनाने में उत्कृष्ट योगदान के लिए बधाई दी है। दरअसल सीएम हेमंत ने डॉक्टर को एक बधाई पत्र में कहा है कि असम को देश के कई वैज्ञानिक मंचों पर आपकी भूमिका के लिए आप पर गर्व है। तो साथ ही उन्होंने कहा DRDO के साथ आपका जुड़ाव और 2DG दवा विकसित करने में आपकी भूमिका कई युवाओं को प्रेरणा देती है। सीएम ने कहा उनकी पहल कोविड-19 के खिलाफ हमारी लड़ाई को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण होगी। मैं रिसर्च और डेवलपमेंट में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए आपको धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि आप हमारे राज्य को और ज्यादा सम्मान दिलाने के लिए अपनी सेवाओं को जारी रखेंगे। तो आपको बता दें यहां पर ये तारीफ करते हुए नजर आए DRDO के वैज्ञानिक हैं, उनकी यहां पर मुख्यमंत्री तारीफ करते हुए नजर आए हैं और कहा कि राज्य को आप पर गर्व है। तो ये तमाम बातें मुख्यमंत्री ने कही है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज के वैज्ञानिक डॉक्टर को एंटी कोविड वैक्सीन बनाने में उत्कृष्ट योगदान के लिए बधाई दी है और साथ ही इनको एक पत्र भी लिखा है। और खबर दोपहर में यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, जल्द हाजिर होंगे। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े,
खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद खबर दोपहर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दिल्ली में वैक्सीन को लेकर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा केजरीवाल और कुछ नेता जो रोज सवाल कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि वे याद रखें कि यह वैक्सीन है, काउंटर पर मिलने वाली कोई साधारण पैरासिटामॉल की गोली नहीं है कि आप गए, उठाया और भारत से आगे लेकर चले गए। केंद्र सरकार ने भारत के अंदर वैक्सीन आए इसके लिए कानून को अप्रैल में आसान किया था। संबित पात्रा ने कहा कि भारत बायोटेक का सिर्फ 1 प्लांट है, लेकिन आज भारत बायोटेक का 4 प्लांट है, क्योंकि भारत सरकार ने वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाने के लिए काम किया है। PSUS को उत्पादन बढ़ाने की अनुमति दे दी गई है और भी वैक्सीन के उत्पादन में निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। प्रोक्योरमेंट दिल्ली की सरकार अर्थात अरविंद केजरीवाल जी ने डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट कंपनियों से कितना किया है? 8,17,690। अरविंद केजरीवाल जी, आपको केंद्र सरकार ने लगभग 46 लाख वैक्सीन दिए हैं और आपने अभी तक कुल मिलाकर के 8,17,000 वैक्सीन प्रोक्योर की। जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं दिल्ली में, मैं तो मानता हूं वो सरकार से छोटी हैं, सरकार तो बहुत बड़ी ताकत होती है। ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने अपने बूते पर अभी तक 9,04,720 वैक्सीन प्रोक्योर किए। 9,04,720 वैक्सीन प्रोक्योर किए हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स अपने बूते पर। तो आप सोचिए, दिल्ली सरकार ने जितना प्रोक्योर किया है 8,17,000, उससे कहीं ज्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने प्रोक्योर कर लिया है। मैं तो जनता से पूछना चाहूंगा, चलिए हम तो राजनीतिक पार्टी के हैं, मगर जनता भी जवाब दे देगी। जनता समझती है कि प्राइवेट हॉस्पिटल बड़े हैं या दिल्ली की मिड 2020 से ही, विगत वर्ष के मध्य से ही लगभग 1 वर्ष हो चुका है जब से भारत सरकार किस प्रकार बाहर से वैक्सीन लाया जा सके, वैक्सीन को किस प्रकार इंपोर्ट किया जा सके, उस पूरे कार्यवाही में भारत की सरकार पुरजोर तरीके से बिल्कुल आगे बढ़कर प्रोएक्टिवली लगी हुई है। फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन एंड मॉडर्ना, इन सबके साथ लगातार भारत की सरकार बातचीत करती रही है और किस प्रकार से इनका जो इंपोर्ट हो सके उस विषय को लेकर आगे बढ़ी है। एक बात आज कहना चाहेंगे, ये जो कुछ राजनेता हैं, खास करके अरविंद केजरीवाल जो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और सवाल पूछते हैं, एक बात याद रखिए, ये वैक्सीन है, ये कोई ऑफ द शेल्फ अर्थात काउंटर में मिलने वाला कोई साधारण पैरासिटामॉल की गोली या कोई साधारण दवाई नहीं है जो आप गए, आपने पेमेंट किया और आप ओवर द काउंटर उस मेडिसिन को उठाए और आप हिंदुस्तान आ गए। ऐसा नहीं होता है। इसके पीछे बहुत सारी पेचीदगियां होती है, बहुत तरीका होता है, बहुत सारी बातचीत की आवश्यकता होती है। बंधुगण, आपको पता है कि जो एक इंडियन कंपनी है भारत बायोटेक, उसके पास अपना लाइसेंस है। तो भारत की सरकार ने यह इंश्योर किया कि भारत बायोटेक अपने इस लाइसेंस को 3 अदर कंपनियों के साथ, 3 अदर प्लांट्स के साथ बांटे और वह भी कोवैक्सीन के प्रोडक्शन को आरंभ करे। तो 3 और कंपनियों को भी बांटने का काम किया गया। ठीक उसी प्रकार भारत बायोटेक का अपना केवल 1 प्लांट था। जब यह पूरा प्रोसेस शुरू हुआ तो कोवैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत बायोटेक का केवल 1 प्लांट था। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भारत सरकार का कि आज भारत बायोटेक का 4 प्लांट है, क्योंकि भारत सरकार ने प्रोएक्टिवली काम करके किस प्रकार से प्रोडक्शन बढ़ाया जाए कोवैक्सीन का, उसके लिए काम किया है।
यही भारत बायोटेक जो आज लगभग 1 करोड़ प्रति माह की मैन्युफैक्चरिंग करती है, अक्टूबर के महीने तक 10 करोड़ प्रति माह मैन्युफैक्चरिंग करेगी। 1 करोड़ से, आप सोचिए, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक का यह सफर चंद महीनों के अंदर। और इसी बीच उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। तमाम दर्शकों को बता दें, उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की जो अटकलें हैं वो अब तेज हो चुकी है। शाम को गवर्नर आनंदीबेन से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिलेंगे। योगी सरकार में कई बड़े बदलाव जो हैं वो हो सकते हैं, यह उत्तर प्रदेश से बड़ी जानकारी मिल पा रही है। मंत्रिमंडल विस्तार की जो अटकलें हैं वो तेज हो चुकी है और योगी सरकार में कई बड़े बदलाव जो हैं वो किए जा सकते हैं। मौजूदा डिप्टी सीएम केशव मौर्य को वापस भेजा जा सकता है संगठन में, यह बड़ी जानकारी मिल पा रही है। सियासी हलकों में योगी मंत्रिमंडल के जो विस्तार की चर्चाएं हैं वो तेज हो चुकी है। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव से मिली हार और कोरोना के बाद बने माहौल के कारण योगी सरकार में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं और ऐसी जानकारी भी मिल पा रही है कि AK शर्मा को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। जबकि मौजूदा डिप्टी सीएम की अगर बात करें, केशव मौर्य वापस संगठन में भेजे जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के सियासी हलकों में योगी मंत्रिमंडल के विस्तार की जो चर्चाएं हैं वो अब शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करेंगे और इस मुलाकात के लिए आनंदीबेन पटेल आज अचानक से लखनऊ पहुंच चुकी है और इस समय वे राजभवन में अधिकारियों के साथ में बैठक भी ले रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम के 7 बजे राज्यपाल से मिलने वाले हैं। कहा यह भी जा रहा है कि राज्यपाल से मिलकर सीएम कोरोना के नियंत्रण के लिए किए गए दौरों की रिपोर्ट देंगे, तो साथ ही मंत्रिमंडल के विस्तार की जो अटकलें हैं वो भी तेज हो चुकी है। कोरोना संक्रमण के मामले देश में तेजी के साथ फैल रहे हैं और इस बीच व्हाइट फंगस और ब्लैक फंगस की एंट्री हो चुकी है। इसी कड़ी में राजधानी दिल्ली में व्हाइट फंगस का एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें मरीज की छोटी आंत और बड़ी आंत पे छेद हो गया। और आपको बता दें कि सर गंगाराम अस्पताल में ये मामला मिला है। इस पर डॉक्टर का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। आपने रिसेंटली देखा होगा कि बहुत सारे केसेस कोरोना वायरस इन्फेक्शन के बाद ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस से पीड़ित हुए हैं। गंगाराम अस्पताल में 2 हफ्ते पहले हमें एक पेशेंट हमारे पास आए जिनको पहले कैंसर की सर्जरी, ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी हुई थी, उसके बाद उनको कीमोथेरेपी मिली थी और अब वो लूज मोशन और एब्डोमिनल पेन से एडमिट हुए। एब्डोमिनल पेन, लूज मोशन और वॉमिटिंग की वजह से जब दाखिल हुए तो हमें मिला कि उनके इंटेस्टाइन में लीक है। उसकी कंडीशन को सुधारने के बाद तुरंत सर्जरी की गई और सर्जरी में पूरी आंत में GE जंक्शन से, स्टमक और फूड पाइप के जंक्शन से पूरी इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में मल्टीपल होल्स मिले, परफोरेशंस मिले। ये देखा गया कि ये परफोरेशन एक व्हाइट फंगस या कैंडिडा की वजह से था। कैंडिडा एक नॉर्मल फंगल इन्फेक्शन होता है जो कि इंटेस्टाइनल ल्यूमन में रहता है। तो जब इम्यूनोसप्रेस स्टेट होती है, जब आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, इसमें इस लेडी में 3 कारण थे इम्यून सिस्टम के कमजोर होने के। अंडरलाइंग कैंसर, उसके बाद उसको कीमोथेरेपी मिली और फिर सब्सिक्वेंटली कोविड इन्फेक्शन हुआ। इन तीनों की कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए देश के शीर्ष बाल विशेषज्ञों को लेकर महाराष्ट्र सरकार द्वारा बनाई गई चाइल्ड टास्क फोर्स ने अपनी तैयारियों को शुरू कर दिया है और उसके तहत चाइल्ड टास्क फोर्स ने लगभग 660 बाल रोग विशेषज्ञों को प्रशिक्षित करने की योजना बनाई है और इस प्रशिक्षण के दौरान उन्हें यह सिखाया जाएगा कि कोरोना से संक्रमित होने वाले बच्चों को कैसे संभालना है। इस प्रशिक्षण की शुरुआत अगले सप्ताह से हो रही है। रिस्क है या नहीं है और अगर है तो किस तरीके से उसकी तैयारी की जाए। अभी तो ऐसा कोई संशोधन है नहीं या रिसर्च है नहीं कि बच्चों को खास करके ज़्यादा बीमारी पकड़ रही है, मगर अब तक हमने देखा कि पहले 2 लहरों में पहले बुजुर्गों को, उसके बाद युवा या जो मिडिल एज लोगों को ऑलरेडी इन्फेक्शन हो चुका है, ज़्यादा तादाद में हुआ है और उनको वैक्सीनेशन भी लग चुका है। अब बच्चे हैं जो 18 साल के नीचे के आयु के जो बच्चे हैं, तो अब तक 40% ऐसी जनता है शायद उनको इन्फेक्शन ज़्यादा हुआ नहीं। अगर ऊपर वाला न करे, अगर तीसरी लहर आती है तो ये पॉपुलेशन है जिनमें शायद ये बढ़ सकता है। इस अनुमान से महाराष्ट्र के जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने ऑलरेडी एक टास्क फोर्स का गठन किया है जिसमें हम 10 बाल रोग तज्ञ या चाइल्ड स्पेशलिस्ट उसमें है और हमने कुछ गाइडलाइंस बना के उनके साथ शेयर की है
गाइडलाइंस में खास इस पे जोर दिया गया है। खबर दोपहर में एक ब्रेक का वक्त हो गया, जल्द हाजिर होंगे। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर के अखनूर में अस्पतालों के हाल इतने बुरे हैं जिन्हें देखकर शर्म आती है। सरकार ने अस्पतालों की हालत सुधारने के वादे तो कर दिए, लेकिन अस्पतालों की जो हकीकत है वो जमीन पर है। यहाँ ना तो दवा है, न डॉक्टर हैं और न मरीज हैं। अस्पतालों के हाल ग्रामीण खुद बयां कर रहे हैं। आप भी सुनिए ग्रामीण क्या कह रहे हैं। सर, पलावाला गांव में हेल्थ सेंटर नाम की कोई चीज़ नहीं है। गवर्नमेंट बहुत कुछ बोल रही है कि एम्स बनाएंगे, बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाएंगे, लेकिन पलावाला में कुछ भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है। पलावाला जो हॉस्पिटल था तकरीबन 50 साल से ये हॉस्पिटल चल रहा था। आज के दिन पलावाला हॉस्पिटल ख़त्म कर दिया। अभी गवर्नमेंट ने एक ऐलान किया कि 5 बेड का हॉस्पिटल बनाएंगे। आप बताइए कि जहां पर पहले ही हॉस्पिटल नहीं है, अभी 5 बेड का हॉस्पिटल हमारे लिए कहां से बनाएंगे? सर, गवर्नमेंट बहुत कुछ बोलती है, लेकिन आए दिन जहां पर फायरिंग होती है हमारे गांव में, दराती का कटा हुआ भी और गोली के लगा हुआ भी हम इस हॉस्पिटल में आते थे। हमारा हॉस्पिटल भी गवर्नमेंट ने छीन लिया। हमें गवर्नमेंट से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन गवर्नमेंट ने हमारी उम्मीदों को पानी फेर दिया। अगर हमारे लिए हॉस्पिटल ही नहीं है तो सर क्या? हम कोई एयरपोर्ट नहीं मांग रहे, कोई मेट्रो नहीं मांग रहे, कोई 4 लाइन नहीं मांग रहे सर, एम्स नहीं मांग रहे। हम चाहिए, हमें एक गरीब लोगों के लिए हॉस्पिटल चाहिए हम हमारी गवर्नमेंट से। और आपने जहां पर देखा होगा कि मैं मीडिया का बहुत आभारी हूं जो कि इतने दिनों के बाद कोविड-19 की वजह से आप यहां पर आए। मैं आपका भी शुक्रगुजार हूं और उम्मीद करता हूं कि हमारी ये बात आप गवर्नमेंट तक।
देखो इस 2 साल हो गया उन्होंने बंद किए हुए, ना इस पर एक पैसा खर्च किया उन्होंने, ना ही इसको बनाया है, ना ही इसको कोविड सेंटर के लिए तैयार किया है। अगर ये सब कुछ कर देते, ज्यादा नहीं तो 10 बेड ही बना देते। हमारे पलामवाला में 22 और 25 हजार लोग इधर हैं जो इसी पर निर्भर थे, ये भी इन्होंने खत्म कर दिया है। सरकार आती है, झूठे वादे करती है, जो भी मिनिस्टर आता है झूठे वादे करके चला जाता है। हमारे पलामवाला साहब, लोअर पलामवाला साहब बेइंसाफी हो रही है। इतना बड़ा हेल्थ सेंटर बनाकर भी इसके जूझ नहीं हो रहा है। आप देखो इसकी हालत, जहां पर 2 साल से कैसे कैसे हालत हुई है इसकी, ये हम खुद जानते हैं। यहाँ आप लोग सब देखो इसकी हालत कैसी चल रही है। अगर वो एक तो देश की हालत कोविड सेंटर के प्राइमरी हेल्थ सेंटर लोअर पलामवाला से बोल रहा हूँ, जिसकी हालत इस टाइम इतनी खस्ता है, हर देखने वाला यही सोचेगा कि ये पता नहीं कोई उजड़ा हुआ गांव का हॉस्पिटल है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने 2 साल पहले इसको अनसेफ कर दिया। अनसेफ करने के बाद गवर्नमेंट ने ये आश्वासन दिया हमको कि हम इसको 6 महीने के अंदर प्रिपेयर करके दोबारा हॉस्पिटल को तैयार कर देंगे। यहाँ पे पोजीशन ये है कि यहाँ से 2 या 2.5 किलोमीटर हमारे पास बॉर्डर है। अगर अक्सर यहाँ पे फायरिंग हो रहती है, अक्सर यहाँ पे कोई ना कोई मतलब जख्मी हो जाता है, उसकी फर्स्ट एड के लिए यहाँ पे हमारा। वहीं पंजाब नेशनल बैंक घोटाले का आरोपी भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी डोमिनिका में पकड़ा गया है। और इस मसले पर कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। साथ ही सोशल मीडिया बैन करने की खबरों पर राशिद अलवी ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। आईटी के नए कानून, फेसबुक, व्हाट्सएप के बारे में जो नए रूल्स बने हैं, निश्चित तौर से वो संविधान के खिलाफ हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ हैं, फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ हैं। मंत्री जी का ये कहना कि अगर किसी ने क्राइम किया है उसको सजा दिलाने के लिए जरूरी है। आज सबसे बड़ा क्राइम है कि भारत सरकार और प्रधानमंत्री के खिलाफ क्या व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आया है, क्या देश के अंदर कोई बोला है, उसकी जानकारी के लिए ये रूल्स बनाए गए हैं। निश्चित तौर से ये नए रूल्स देश के लोकतंत्र को कमजोर करेंगे। लगता है कि प्रधानमंत्री की जिद है कि वो न किसानों की समस्याओं का समाधान करेंगे, न किसानों से बात करेंगे। उनकी स्ट्रेटेजी है कि ये कब तक सड़कों पर बैठेंगे, कब तक सिया दिन मनाएंगे। वो बेपरवाह हैं और लापरवाह हैं। उन्हें ना किसानों की परवाह है, ना देश की जनता की परवाह। उन्होंने पहली बार प्रधानमंत्री बन के लाल किले से कहा था, इस देश को ना राजनीतिज्ञों ने बनाया है, ना सरकारों ने बनाया है, इस देश को किसानों ने बनाया है। और आज शायद वो ये बात भूल गए। प्रांतीय सरकारें सीधे वैक्सीन किसी देश से मंगा नहीं सकती। भारत सरकार कब मंगाएगी कोई जानता नहीं है। उन्हीं के मंत्री गडकरी ने यहां तक कहा कि वैक्सीन के ज्यादा लाइसेंसेस मैन्युफैक्चरर्स को दे दिए जाए, उस पर भी अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि अगर प्रांतीय सरकारों को आप परेशान करने पर तुले हैं तो इसका नुकसान देश की जनता को होगा और ये देश को तोड़ने वाला कदम है। प्रांतीय सरकारें अगर परेशान हो जाएंगी तो निश्चित तौर से ये देश को तोड़ने वाली दिशा में प्रधानमंत्री चौकसी को, बल्कि उन तमाम लोगों को जो देश की दौलत लेकर भागे हैं, भारत सरकार को चाहिए कि उनको वापस लाए। चौकसी जब तक वापस नहीं आता है, यकीन करना मुश्किल है कि भारत सरकार उसको भी वापस लाना चाहती है। मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी पर बीजेपी प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने प्रतिक्रिया दी है। साथ ही उन्होंने दिल्ली में वैक्सीनेशन बंद होने पर केजरीवाल सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। सुनवाते आपको भी।
जो प्रत्यार्पण है उसमें अब कोई नहीं बचा सकता। गवर्नमेंट डोमिनिक के भी उन्होंने भी कह दिया है कि हम उनका प्रत्यार्पण कर देंगे। और जिस तरह से भारतीय बैंकों का पैसा लेकर वो भागे हैं, अब सरकार पूरी तरह से उनको घेर चुकी है और यह पैसा उन्हें जल्द लौटाना पड़ेगा। यह जो ओरिजिनेटर की इंफॉर्मेशन की जो कंट्रोवर्सी व्हाट्सएप क्रिएट करना चाह रहा है, यह 25 फरवरी को सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया था कि ये रूल्स आप इंप्लीमेंट करेंगे 3 महीने में। इसके बीच में व्हाट्सएप ने कोई चर्चा नहीं करी। अगर उसे कुछ इंप्लीमेंटेशन के लेवल पे प्रॉब्लम है तो उसे सरकार से बात करनी चाहिए, लेकिन यह बात स्पष्ट है कि सरकार राइट टू प्रिवेसी और फ्रीडम ऑफ स्पीच को ध्यान में रखते हुए लॉ एंड ऑर्डर की बात को भी देश के हित में उसको इम्प्लीमेंट करेगी। व्हाट्सएप जो है उसको सेफ हार्बर वाले इशू पे स्पष्ट करना चाहिए कि वह एक्चुअली केवल प्लेटफॉर्म के रूप में काम करना चाहते हैं या थर्ड पार्टी कंटेंट के को रेगुलेशंस की बातें भी करते हैं। ये सारे इशू हैं, सरकार ने सबको ध्यान में रखते हुए इन चीजों को लागू किया है। और विश्व में कई जगह इस तरह की बातों को लेके प्रिवेसी इशू को, ये जो टेक जायंट्स हैं उनके जो मीडिया को और कंट्रोल करने का बात है, यह सारी बातें ग्लोबल लेवल पे भी इन चीजों पे सरकारें कानून। अरविंद केजरीवाल जी को जवाब देना चाहिए कि जब पाकिस्तान से युद्ध हो रहा था तो वह तो हमारी सेनाओं के ऊपर ही क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रहे थे और मांग रहे थे कि प्रूफ दीजिए। उरी अटैक का, बालाकोट अटैक के ऊपर जो हुआ था उसके बारे में वो मांग रहे थे प्रूफ हमारी सशक्त सेनाओं से। और भारत का जो संविधान है उसके अंतर्गत स्टेट और सेंटर की ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी बाइफरकेटेड है। वो तो इस तरह से भाषण देते हैं जैसे वो भारत पाकिस्तान का युद्ध की तरह वो केंद्र और प्रदेश की लड़ाई हो रही हो। इस तरह की डिविजिव पॉलिटिक्स ठीक नहीं है। और भारत में चाहे नॉर्थ इंडियन हो, साउथ इंडियन हो या कई भी प्रदेश के लोग हैं, सब जगह अपना व्यापार कर सकते हैं, अपना घर बना सकते हैं। इस तरह का एक एकीकृत वातावरण देश में चलना चाहिए। ये प्रादेशिक भेदभाव या शॉर्ट टर्म राजनीतिक लाभ तो दे सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में देश, अब यह फार्मर्स प्रोटेस्ट उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रख के नहीं है, यह पूर्ण रूप से राजनीतिक आंदोलन है। जब राकेश टिकैत कहते हैं कि 2022 तक यह आंदोलन चलेगा, उत्तर प्रदेश के इलेक्शंस और कई प्रदेशों के इलेक्शन को ध्यान में रख के ये बातें करते हैं। 2024 तक हम इस आंदोलन को चलाएंगे, तो इसकी मंशा किसी भी तरह से किसानों का हित नहीं है, बल्कि एंटी मोदी और एंटी बीजेपी इस पूरे प्लेटफॉर्म को वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। राजनीति में जवाब देना चाहिए कि क्यों पश्चिम बंगाल में वो गए। पाकिस्तान के ऊपर एस जयशंकर जी ने स्पष्ट रूप से बताया है और यूएस की उनकी जो अभी यात्रा चल रही है वह महत्वपूर्ण है भारत के लिए और भारत अमेरिका संबंधों के लिए। साथ ही इस बात को भी भारत के लिए आवश्यक है और उसको उन्होंने रखा भी है कि पाकिस्तान जिस तरह से टेररिस्ट एक्टिविटी करता आया है उसके लिए ग्लोबल रिस्पांस जिस तरह से आवश्यकता थी नहीं हुआ था, लेकिन अब वैक्सीन का जो ग्लोबल फाइट है उसमें एक ग्लोबल कोऑपरेशन। वहीं कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कोरोना से मौत को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सरकार आंकड़ों को छुपा रही है। वहीं उन्होंने व्हाट्सएप विवाद को लेकर कहा कि सरकार विपक्ष और देश की निजता छीनना चाहती है। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा। जब 3 लाख 4 लाख मिलते थे तब भी मौतें 4000 के आसपास थी। आज 2 लाख कुछ है, फिर भी मौतें 4000 के आसपास हैं। और ये वो मौतें हैं जो अस्पताल से रजिस्टर्ड होकर अधिकृत बयान जारी हो रहे हैं। जो गांव में बिना किसी उसके मौतें हो रही हैं, जो मौत के बहुत से प्राइवेट हॉस्पिटल्स छिपा रहे हैं। तो अगर ये देखा जाए तो ये मौत का भयावह है और ये दर्शाता है कि संख्या जरूर कम हुई हो संक्रमण की, लेकिन मौत का आंकड़ा हमें
चिंता देता है, हमें एक चुनौती देता है और शायद उसका बहुत बड़ा कारण है केंद्र सरकार की नीति, जो न ये इंजेक्शन दे पा रहे हैं, न दवाएं पूरी दे पा रहे हैं और न ही ऑक्सीजन पूरी तरह ये दे पा रहे हैं। ब्लैक फंगस ने जिस तरह केंद्र सरकार की लापरवाही सामने आई है, वो मैं कहता हूं एक नरसंहार की तरह है। इंजेक्शन के लिए तड़फ रहा है मरीज, हॉस्पिटल इंजेक्शन मांग रहे हैं, मरीज यहां से वहां दौड़ रहे हैं, पर ब्लैक फंगस का इंजेक्शन कहीं उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। अनुपात तो छोड़ दिए जितना चाहिए, उपलब्धि नहीं हो पा रहा है। आवश्यकता जितनी है उसके मुकाबले नेग्लिजिबल है। और ये जो मौतें हो रही हैं ब्लैक फंगस से या ब्लैक फंगस से जो अंग भंग हो रहे हैं, इसकी अगर कोई जिम्मेदार है तो केंद्र सरकार, जिसने समय रहते इन इंजेक्शंस की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं कराई। क्या हो रहा है? मौतों को हम संख्या से देख रहे हैं। अरे संख्या छोड़ो, जिस परिवार का चिराग बुझ रहा है केंद्र सरकार की लापरवाही से, उसका जवाब देना चाहिए। और मैं तो मोदी साहब से चाहता हूं कि स्पष्ट करें कि जो इतनी मौतें हो रही हैं जो कोरोना और ब्लैक फंगस से, क्या इसकी नैतिक जिम्मेदारी वो लेंगे? ये मामला चूंकि न्यायालय में है तो उस पर मैं बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, पर भारत के संविधान निर्माताओं ने कुछ फंडामेंटल राइट्स हर इंडिविजुअल नागरिक के दिए। निजता का अधिकार भी नागरिक का एक फंडामेंटल राइट है। तो केंद्र सरकार अगर उसकी आड़ में वो राजनीतिज्ञों को या अपने विरोधियों की निजता भंग करना चाहे या उनके फंडामेंटल राइट छीनना चाहे, तो निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है न्यायालय उस पर विचार करेगा। पर देश हित से बड़ा कोई हित नहीं होता। देश हित से जुड़ा कोई मामला हो तो हम निश्चित रूप से चाहेंगे कोई भी विदेशी कंपनी या देशी कंपनी देश हित के साथ कहीं भी समझौता न करें। मैं एक बात कहना चाहता हूं, राजस्थान, पंजाब, ये जहां जहां हमारी सरकारें हैं, महाराष्ट्र ने बहुत स्पष्ट किया है कि जब आप वैक्सीन और दवाएं बाहर भेज रहे थे तब तो आपने प्रदेश सरकारों की जरूरत का ख्याल नहीं रखा। अपनी फोटो चस्पा करवा के अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी इमेज करने के लिए हिंदुस्तानियों की जान दांव पे लगा दी। और आज आप कहते हो ग्लोबल टेंडर में जाओ। जब ग्लोबल टेंडर में जाएंगे तो कौन से सीधे प्रदेश को भेजेगा, और अगर प्रदेश को देगा भी तो उसकी कीमतें कितनी बढ़ जाएंगी। क्या आप चाहते हैं स्वदेशी धन, भारत का धन, जिसकी हालत मोदी सरकार ने यूं ही खराब कर रखी है, वो विदेशों में लुटता रहे? गलती मोदी जी करें, भुगते भारत की जनता, ये दुर्भाग्य। खबर दोपहर फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।